क्या आप भी उनमें से हो जो बाकी सब्जेक्ट्स में तो 90 अबव स्कोर कर लेते हैं पर इंग्लिश में उनकी नैया डूब जाती है? इंग्लिश के एग्जाम में आंसर्स तो सबको ही को पता रहते हैं, तो वो अंतर कहाँ से आ जाता है जो एक 42 लाने वाले स्टूडेंट में और एक 97 लाने वाले स्टूडेंट के बीच में होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन के 7 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं वो 7 टिप्स क्या हैं। पहली टिप है कि जैसे ही हमें आंसर शीट मिलती है ना, सबसे पहली चीज़ हमें किस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि पहले हम अपनी पेंसिल लें, स्केल लें और पेजेस में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड हमें मार्जिन देनी होती है। बोर्ड्स के पेपर में कभी कभी दोनों साइड मार्जिन दी हुई रहती है, पर मोर केसेस में सिर्फ लेफ्ट साइड में मार्जिन होती है। तो राइट साइड में हमें स्केल से मार्जिन ड्रॉ करनी है बोथ साइड्स। और ये सिर्फ न केवल इंग्लिश के लिए है बल्कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए है कि आपको दोनों साइड मार्जिन छोड़नी है। तो पहली टिप यही थी कि आपको अपने पेपर में दोनों साइड मार्जिन छोड़नी है। इट गिव्स मोर क्लैरिटी। और इनकी यदि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो फिर वो आपके आंसर शीट को और ज़्यादा क्लियर बनाएगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं दूसरी टिप है लास्ट पेज फॉर पॉइंट्स। जैसे ये बेसिकली मैंने लिखे हैं राइटिंग सेक्शन के लिए ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि जब हमें कुछ लेटर या फिर एक आर्टिकल और स्टोरी कुछ भी लिखने को आता है तो हमारे दिमाग में सडनली क्वेश्चन पढ़ने के बाद ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ राइटिंग में लिख सकते हैं। तो फिर जैसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग लिख देते हैं और कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप कर जाती हैं जो फिर हम लोग बाद में रिकॉल करते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैथ्स में हम लोग लास्ट पेज में कुछ बच्चे रफ करते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी आपको लास्ट पेज को ऐसे रफ पेज बनाना है। और जैसे आप राइटिंग किसी भी सेक्शन में यानी किसी भी क्वेश्चन में राइटिंग शुरू करोगे तो फर्स्ट जो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं ना उन्हें वर्ड्स में आप लिख दो कि ये एक पॉइंट हो गया, 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 और फिर उसे आप सजा कर लिखो। सजाने के लिए क्या होता है कि इंग्लिश राइटिंग में देयर आर 3 डिस्क्रिप्शंस जो हमें देने होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रो, सेकेंड इज़ द मेन बॉडी एंड द थर्ड इज़ कंक्लूजन। तो हमें इन तीनों चीज़ों में अपने पॉइंट्स को सजाना है कि व्हाट विल बी द इंट्रो, व्हाट विल द मेन बॉडी एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन। सो ये जो सेकंड टिप थी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ताकि आपका जो आंसर हो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, क्योंकि इंग्लिश में आप जानते हो यदि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो देयर इज़ 1 मार्क फॉर फ्लुएंसी एज वेल। तो वो फ्लुएंसी आपको दिलाएगी ये रफ सेक्शन करना। जब आप करोगे तो यू विल बी फ्लुएंट वाइल राइटिंग। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है सेक्शन वाइज लिखना। मैं क्या करता था, मैं डायरेक्ट रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करता था। इसका कारण ये होता था कि जब मैं देखता था कि रीडिंग सेक्शन मैं कर रहा हूँ और अभी समय तो शुरू ही हुआ है, तो मैं ना चाहते हुए भी रीडिंग सेक्शन को ज़्यादा समय देता था एज़ कम्पेयर टू द राइटिंग सेक्शन एंड द लिटरेचर सेक्शन। तो फिर मैंने क्या किया, जो लिटरेचर सेक्शन था मैं पहले उससे अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लिटरेचर तो हमें पहले से पता रहती है, स्टोरी क्या है, प्लॉटिंग क्या है, आंसर क्या लिखना है, और इन केस यदि आपको आंसर याद है तो वो तो बेस्ट ही है। तो मैं कोशिश करता था कि जो सेक्शन मुझे पूरा आ रहा है मैं उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करूँ। तो मैं पहले अटेम्प्ट करता था लिटरेचर सेक्शन, और फिर जब मैंने ये करके कुछ एग्जाम्स दिए तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे टाइम को भी सेव करता है और मुझे कॉन्फिडेंस भी देता है कि जब मैं घड़ी की ओर देखूँगा तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आई हैव 3 सेक्शंस लेफ्ट, और एक लिटरेचर सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी सेक्शन होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लिटरेचर सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो इन केस यू आर कॉन्फिडेंट विद द लिटरेचर सेक्शन। सो ऑलवेज गो सेक्शन वाइज, यानी कि अगर मैंने लिटरेचर सेक्शन शुरू किया है तो मैं पहले लिटरेचर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करूँगा, A to Z जो भी क्वेश्चंस हैं फ्लुएंटली उन्हें A to Z कंप्लीट करूँगा लिटरेचर सेक्शन को, फिर रीडिंग या राइटिंग सेक्शन में जाऊँगा। सो आई विल सजेस्ट यदि आप रीडिंग से स्टार्ट करते हो तो पहले रीडिंग के सारे क्वेश्चन को करो, और इन केस यदि नहीं आता है इन केस तो उसके लिए जगह छोड़ दो, यानी कि लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं। ये बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्पफुल हो सकते हैं पर इंग्लिश में नहीं। सो इंग्लिश में यदि आपको आंसर्स नहीं पता है तो कैन लीव स्पेस एंड ऑलवेज गो सेक्शन वाइज। ये नहीं कि एक क्वेश्चन इस सेक्शन का लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में जो हम अटेम्प्ट किया है वो दूसरे सेक्शन का है, तो ये सही नहीं रहेगा और जो एग्जामिनर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में द मार्क्स आर नॉट यूनिफॉर्म कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये एग्जामिनर को कन्फ्यूज़ करेगा और कन्फ्यूजन के कारण वो आपके मार्क्स काटेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं चौथी पॉइंट है CBSE का है पेज। ये मेरा फेवरेट पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैं जब भी मुझे आंसर शीट मिलती है ना तो मैं पहले ये पॉइंट अपने दिमाग में लाता हूँ कि आंसर शीट ये पैसे मैंने पहले ही पे कर दिए हैं तो मुझे अब कंजूसी नहीं करनी है। अब कंजूसी नहीं करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप एक पेज में एक वर्ड लिख रहे हो। इसका ये मतलब है कि जहाँ भी पॉसिबल है आप अपने आंसर्स में क्लियरिटी ला रहे हो। मेरी हैंड राइटिंग ठीक ठाक थी और उसे मैंने और क्लियर बनाने के लिए ये टेक्निक यूज़ करी थी कि 2 आंसर्स के बीच में लाइन तो छोड़ता ही था, लाइक मैं 2 लाइन छोड़ता था 2 आंसर्स के बीच में, और इन केस यदि मेरी आंसर्स लेंदी होती थी तो फिर मैं 4 लाइन भी छोड़ देता था लिटरेचर के क्वेश्चंस में जो लेंदी क्वेश्चंस होते थे उनमें। तो पेज CBSE का इसका ये मतलब है कि आपको नए पेज में कब जाना है। सपोज आपने यहाँ स्टार्ट किया लिखना, ये आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया एंड यू हैव दिस मच ऑफ स्पेस लेफ्ट, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से अटैम्प्ट कर दो और दूसरे पेज में इसका इतना पोर्शन हमने अटैम्प्ट किया, तो ये है बिल्कुल ही गलत।
और ये आपके आंसर्स को मतलब टीचर आपको फुल मार्क्स देने से पहले कतराएंगे जब आप ऐसी तकनीक को यूज़ करोगे। अगर आपको नोटिस लिखने आता है तो मेक श्योर कि अगर आपने नोटिस इस पेज में कंप्लीट की है तो इस पेज में सिर्फ नोटिस हो। मैं सिर्फ नोटिस लिखता था एक पेज में, और यदि लेटर है तो लेटर को आपको एक पेज में कंप्लीट करना है। यदि आप उसे एडिटर के पास लिख रहे हो या किसी के भी पास लिख रहे हो, स्पेशली फॉर्मल लेटर्स में, तो आपको ट्राई करना है कि आप उसे एक पेज में ही पूरी कंप्लीट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर। 2 पेज लेटर को नहीं जाने देना है। ये मेरे टीचर कहते थे और उन्होंने मुझे लाइव ये दिखाया था कि उन्होंने एक जो मेरी क्लास का बंदा था उसे फुल मार्क्स दिए थे लेटर में, क्योंकि हेयर स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। ऑल्दो उसकी बॉडी मुझसे बेहतर नहीं थी, मैंने अच्छी बॉडी लिखी थी, पर मेरे लेटर 2 पेजेस में चले गए थे, तो ही कट माई मार्क्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कंजूसी मत करो, कि क्योंकि आपकी नोटबुक नहीं है, CBSE ने आपको आंसर दिया है बेस्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए। सो ऑलवेज ट्राई कि अपनी कॉपी को और ज़्यादा क्लियर रखो। ओके, तो आइए जानते हैं 5वीं टिप। 5वीं टिप क्या है? हाउ टू चेंज पैराग्राफ। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था जब मैं पढ़ता था। आई मीन जब मेरे को ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती थी, तो फिर मैंने अपने सर से कंसल्ट किया था कि सर प्लीज़ आप मुझे क्लियर कर दो कि पैराग्राफ चेंज कैसे करने हैं, क्योंकि ऐसे हेजिटेशन भी होता है ना कि क्लास में कैसे पूछे कि सर पैराग्राफ कैसे चेंज करें, बाकी बच्चे हंसने भी लगते हैं। तो ये हेजिटेशन आपको पीछे छोड़नी है और पैराग्राफ कैसे चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करना है आपको ऐसे। सपोज़ आपने इस वाले आंसर शीट में ये आंसर आपको यहाँ ऐसे 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 जा रहा है और आपको यहाँ पे करना है पैराग्राफ चेंज। तो पहले मैं क्या करता था, जैसे आप भी कुछ करते होंगे कि नेक्स्ट लाइन के यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे सर ने बताया कि नहीं, ये है गलत फॉर्मेट। सही फॉर्मेट क्या है? सही फॉर्मेट है ये। यदि आपने यहाँ पे अपनी लाइन कंप्लीट करी है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद इस लाइन, उसके जस्ट बाद वाली लाइन से इंडेक्स से ही शुरू करना है, बाद से नहीं, इंडेक्स से ही। ओके, सो आई होप आप ये ध्यान में रखोगे। ये चीज़ टीचर को ये रियलाइज़ कराती है कि बच्चा अप टू डेट है। ये ओल्ड फॉर्मेट था जो मैं पहले यूज़ करता था, दैट वाज अ ओल्ड फॉर्मेट। तो फिर सर ने बताया कि दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट, सो आपको इसे फॉलो करना है। ओके, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट की फॉर्मेट। ओके, तो ये कुछ फॉर्मेट्स में एरर्स होते हैं ना जो हम लोग कमिट करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता, ये अनजाने में होने वाली गलतियाँ हैं। तो डेट की फॉर्मेट ऐसी नहीं, डेट की फॉर्मेट ऐसी भी नहीं। तो डेट की फॉर्मेट कैसी? तो डेट की फॉर्मेट ऐसी गाइस कि 18th TH ऑफ अक्टूबर 20XX। आप ईयर मेंशन नहीं करोगे ना तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। जो मेरी नेक्स्ट पॉइंट भी है कि बी प्रोफेशनल, ये भी कि आप डेट जब लिखो तो राइट दिस, TH लगाना होता है। मैंने लगाया था, सर ने बताया था TH लगाना होता है। तो 18th अक्टूबर 20XX जो भी ईयर हो। ओके, तो ये थी डेट की फॉर्मेट। और अब जानना है कि बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल का मतलब यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि सी आप आंसर्स किसके लिए लिख रहे हो? आंसर लिख रहे हो अपने टीचर के लिए, जो आपको पता भी नहीं कि कौन आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, आपको वो भी पता नहीं है। तो यू राइटिंग इट फॉर ऑल ओवर इंडिया, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर, नॉट फॉर योर टीचर जिससे आप पढ़ते हो उनसे नहीं। तो आप लोकल चीज़ें मत लिखा करो। मेरा मतलब है कि जैसे कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग लिख देते हैं पप्पू, सोनू। तो नॉट ऑल दिस, ये सारी चीज़ें हो गई लोकल। आपको बनना है थोड़ा सा प्रोफेशनल ताकि टीचर को आपसे इम्प्रेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल यदि नेम नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखनी है ABC या XYZ, ये आपके आंसर को बनाएगी प्रोफेशनल। ओके, और जैसे लेटर टू एडिटर में न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है तो डोंट राइट कि जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसका नाम मत लिखना, बिकॉज इट मेक्स योर आंसर शीट लाइक कि आपने अपने किसी लोकल टीचर के लिए लिखा है। तो इट्स नॉट लाइक बी प्रोफेशनल। तो आप ऑलवेज किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखो। हम लोग कभी कभी हिंदी का भी लिख देते हैं, जैसे मैं पहले क्या करता था, हिंदी न्यूज़पेपर्स के नाम लिख देता था, प्रभात टाइम्स है कुछ ऐसी। तो फिर सर ने बोला कि थोड़ा सा ऐसा इंग्लिश, क्योंकि आंसर्स तो आप इंग्लिश में लिखने वाले हो, तो मेक योर आंसर अ बिट मोर प्रोफेशनल। तो यू हैव टू राइट ए इंग्लिश नेम लाइक द डैश टाइम्स। आप हिंदुस्तान लिख सकते हो, इंडियन लिख सकते हो, इंडिया लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश प्लेस का नाम यू कैन राइट। सो ये थी 7 टिप्स जो इस वाले गैप को कर देगी पूरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर्मेट, स्पेलिंग और वर्ड लिमिट, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे में जो 42 लाता है और जो 97 लाता है उसमें डिफ्रेंशिएट करती है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो यदि आप चाहते हो कि मैं ऑन डिमांड बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और यदि कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। यदि किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आई विल हेल्प यू ओवर देयर। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो।